आधुनिक बिहार को प्राचीन सभ्यता से जोड़ती एक गाथा, कई आधारशिलाओं को संजोए रखने वाली एक असीमित प्रवाह। ये नदी आज बिहार को पिछली कई शताब्दियों और दौर से सम्मिलित करती इकलौती स्रोत है। जंगल से लौह, अयस से कांसा, चक्र से अश्व और कई साम्राज्यों के उदय से लेकर अस्त की कहानी यहीं से शुरू होती है। हेलो एंड वेलकम टू टॉकिंग हिस्ट्री बिहार चैप्टर। पटना में आपका स्वागत है। इस नई श्रृंखला में मैं और मेरी टीम अगले कई एपिसोड में जानेगी, परखेगी और समझेगी बिहार के इतिहास को। अगले कई एपिसोड्स में हम बात करेंगे विशेषज्ञों से, इतिहासकारों से, एक्सपर्ट से, बिहार के इतिहास के क्या क्या पड़ाव रहे, किन किन साम्राज्यों का यहाँ पर दौर रहा और किस तरीके से बिहार के इतिहास परिभाषित किया भारत के प्राचीन इतिहास को। तो चलिए जुड़िए हमारे साथ टॉकिंग हिस्ट्री की इस नई श्रृंखला में। तकरीबन 1100 ईसा पूर्व उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विदेह माधव नाम के राजा ने विदेह साम्राज्य की स्थापना की। कहा जाता है कि विदेह माधव ने ही गंडक नदी पार कर अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया। यहीं से प्राचीन बिहार में एक शासन की स्थापना शुरू हुई जो 600 ईसा पूर्व आते आते 4 साम्राज्यों में फैल जाती है: विदेह, वैशाली, अंग और मगध। पश्चिम की तरफ से आर्य पूरब की तरफ बढ़े और विदग्ध माधव के नेतृत्व में गंडक नदी के पास आकर के वो आगे चल करके उनका प्रसार गंडक नदी के पास ये होता है और उसके परिणाम स्वरूप आर्यों का प्रसार मगध और अंग क्षेत्र में भी होता है, जो उत्तरी बिहार के प्रमुख राज्य थे या प्रमुख स्थान। विदेह राज्य या कहें समस्त साम्राज्य आज के मिथिला का पूर्वज है। 600 साल ईसा पूर्व में विदेह के राजा मिथि जनक ने मिथिला शहर की स्थापना की, जो कि विदेह की राजधानी भी रही। एंशिएंट पीरियड में जो मिथिला क्षेत्र है उसे विदेह करके संबोधित किया गया है। और अगर हम ग्रंथों की बात करें तो सबसे पहली बात जो है एक शतपथ ग्रंथ है जो ब्राह्मण ग्रंथ आता है, उसमें पहली बार जो है ये विदेह का जो है वर्णन किया गया। फिर बाद में वो विदेह जो है वो एक वज्जी संघ का हिस्सा बना और वज्जी संघ के अंतर्गत रहते हुए फिर वो मगध का पार्ट बना और इस तरह से मिथिला क्षेत्र जो एक विदेह था उसकी ऐतिहासिक आगे पृष्ठभूमि बढ़ती है। हम आज मधुबनी चित्रकारी और कला में एक सभ्यता की झलक देख सकते हैं। नेचुरल रंगों के इस्तेमाल से बनने वाली चित्रकारी अपने गुणोत्तर प्रतिमान यानी ज्योमेट्रिक पैटर्न के लिए भी जानी जाती है। मगध साम्राज्य के पतन के बाद बिहार के क्षेत्र में स्थानीय राजवंशों के उदय का दौर है और उस दौरान मिथिला के क्षेत्र में एक वंश आता है जिसका नाम है कर्नाट वंश। और उसी दौरान मुख्य रूप से मिथिला डायनेस्टी जो है वो अपने मिथिला रूप में उभर करके सामने आया। मिथिला भाषा, मिथिली बोली, ये सब उस पीरियड के दौरान है काफी प्रचलित हुई। दरभंगा ये कोई पुराना क्षेत्र नहीं बल्कि एक जीवित संस्कृति है तो आजकल बिहार, झारखंड के साथ साथ दक्षिणी नेपाली इलाकों में अपने खान पान, अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपने पहनावे को लेकर बेहद मशहूर है। खास करके यहाँ की मधुबनी आर्ट आजकल हमारे घरों को सजाती है। दरभंगा की अगर बात करें, इसके पुरातन काल की अगर बात करें तो राज दरभंगा विदेह साम्राज्य की आखिरी कड़ी बनकर रहा। इसके अलावा आधुनिक काल में मिथिला के क्षेत्र में एक और डायनेस्टी देखने को मौका मिलता है जिसे हम लोग दरभंगा महाराज के नाम से जानते हैं। तो ये एक एंशिएंट टू मॉडर्न जो है मिथिला का धीरे धीरे डेवलपमेंट देखने को मिला है। हम हैं इस समय मिथिला घाट में
दरभंगा से तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर मिथिला क्षेत्र का मिथिला हाट ये एक केंद्र है। ये एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स केंद्र है, हाट है, जहाँ पे यहाँ के लोकल फ्लेवर्स, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो उनका खान पान हो, उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे रखा गया है। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा इंटरेस्ट इस टाइम पे है जो हम बात करते आए हैं कि किस तरह से मिथिला जो क्षेत्र है और साथ में दरभंगा जो है कल्चरल कैपिटल है बिहार रीजन के, बहुत पुराना इतिहास रहा है इसका। और साथ में जो इसका सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट रहता है वो मधुबनी पेंटिंग। मैंने कहा हमारे घरों में जैसे लगी रहती है, सब जगह पूरे हिंदुस्तान में आपको ये सुंदर पेंटिंग देखने को मिलेंगी। इनकी सबसे खास बात ये होती है कि ये हाथ से बनाई जाती हैं, हाथ से रंगे जाते हैं, नेचुरल कलर्स होते हैं इसमें, वेजिटेबल, फ्लावर्स, स्पाइसेस, उनको नेचुरलाइज करके इनके कलर्स बनते हैं। कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इट्स अ क्लस्टर ऑफ फिशेस, यहाँ पे राधा और कृष्ण हैं। लेकिन आखिरकार होता कैसे है ये बहुत ही बारीक काम है। आइए देखते हैं कि आखिरकार बनता कैसे। हम हैं ज्योति कुमारी के साथ और ये मधुबनी आर्टिस्ट हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ इनका काम। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्क। और जो इस पर्टिकुलर जो शॉप है यहाँ पे आप काम देख रहे हैं, उसमें ज्योति कुमारी और उनके जो कॉलीग्स हैं, जो उनके सहकर्मी हैं, उनका बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। ज्योति, थैंक यू, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। थोड़ा बताएंगे आप क्या बना रहे हैं, क्या स्टाइल है? जी, से पीस के उसके बाद उसका रेड कलर बनाते थे, ऐसे करके पहले कलर बनते थे। वो अभी भी बनाते हैं, लेकिन कपड़े का बहुत नहीं हो पाते हैं, इसमें हम लोग गुलाब और फैब्रिक कलर भी यूज करते हैं। और जहाँ तक ब्रश रहता है, तो अभी भी हील से भी काम होता है, का काम बहुत अच्छा भी लगता है। ब्रश का जहाँ तक ब्रश 3 तरह के, जीरो होता है, ट्रिपल जीरो होता है, सेकेंड वाला जीरो होता है, 2 तरह का, 3 तरह का होता है। इसमें पहले वाला जो होता है वो भी मेरे पास सेल्फी नंबर 3 जीरो वाला, इससे हम कचनी कर सकते हैं, डबल लाइन कर सकते हैं। इसमें कतनी और भरनी क्या है, थोड़ा दिखाएंगे कैमरे की तरफ जो है कि क्या? ये कचनी होता है, कचनी, और इसके ऊपर जो भरे हुए हैं एक ओके, उसे भरनी बोला जाता है। जैसे कि इसमें कचनी है, ये भरनी है। ओके ओके। और ये वाला जो है ना, ये डबल लाइनिंग है। ओके ओके। ये पेंटिंग्स का मेन वो है जो इन तीनों होना ही जरूरी। तो ये जिस तरह ज्योति ने बताया हमें कि ये पेंटिंग है और इसमें जो है कचनी है जो ये टेक्सचर दे रहा है, ये भरनी है जो ब्रॉड लाइंस हैं, और ये डबल लाइन है जो कि एक शेप, जो प्रारूप देता है। ये आप इतना सुंदर आर्ट बना रही हैं, कितने टाइम से आप कर रही हैं और एक ऐसा बनाने में कितना टाइम लगता है? हम इसी पे फोकस करेंगे तो ये दुपट्टा मेरा 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम ये नहीं कर पाते हैं, हमको 3 से 4 दिन लग जाते हैं। और ये हम सीखना मेरा वो है, वो अभी 1.5 साल से सिलाई में काम कर रहे हैं। मुझे जो जहाँ तक मैं नूतन झाकर हाँ मुझे सिखाया है, लेकिन उसका एक ये रूल था जो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट रहते थे, जो ट्रेंड बढ़ाते थे, उससे वो क्या बोलते हैं जो कौन से मतलब वो करो। नॉर्मली हम 1 महीना ब्रश मतलब पेंसिल से स्केच करना, फिर बॉर्डर बनाना पेंसिल से, सिर्फ हम 1 महीना सीखे। उसके बाद हम कलर करना स्टार्ट करते हैं, जो हम तक कर रहे हैं आगे। थैंक यू ज्योति। सो इसको बनाने में उनको जो है 3 से 4 दिन में, इट्स अनबिलीवेबल कि इतनी सुंदर आर्ट जो है ये सिर्फ 3 से 4 दिन में ये बना लेंगे। और ये इनकी जो है आर्ट का, इनके हुनर का एक तरह से ये जो है ये एविडेंस है, यही एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि कितने सुंदरता से जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो कस्बों में, जो बहुत छोटे छोटे इलाकों में कितना सुंदरता से इस आर्ट को अभी भी जिंदा रखे। दरभंगा की तरह ही आज के वैशाली का इतिहास भी उतना ही समृद्ध है। वज्जी गणराज्य की राजधानी वैशाली में एक बेहद निर्णायक राजनीतिक प्रणाली की नींव रखी गई, गणसंघ। इस प्रणाली में किसी एक राजा की नहीं बल्कि अनेकों नागरिकों की एक सभा शासन चलाया करती थी। एक प्राचीन सभ्यता क्या होती है और क्या होते हैं उसके अंश, ये हम यहाँ देख सकते हैं। ये है लिच्छवी राजा, राजा विशाल के गढ़ के बचे रूइंस। यहीं से कहा जाता है शुरुआत हुई एक मॉडर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम की। हालांकि काफी इसमें बदलाव आए, काफी उतार चढ़ाव आए। उस जमाने में
लिच्छवी दौर पे यहाँ शुरुआत थी गणसंघीय राजनीतिक प्रणाली की, जिसमें कोई एक राजा नहीं था। एक तरह से कह सकते हैं कि सामाजिक तौर तरीकों में लचीलापन था, एक से ज्यादा विचारों को सुनने की और उसको अपनी राजनीति में अकोमोडेट करने की एक व्यवस्था, एक प्रणाली हुआ करती थी। और ये सब चीजें इसी परिसर में, जो तकरीबन 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जहां पे 7,000 के आसपास सदस्य यहाँ जमा हुआ करते थे, अपनी बातों की जिरह करा करते थे, अपनी बातों को रखा करते थे। जिसके बाद एक लाजमी है कि यहाँ पे कुछ उस समय के कानून बने होंगे, उस समय की प्रणालियां बनी होंगी। तो ये लिच्छवी दौर की एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की ये आधारशिला है। आज जो गणतंत्र से हम समझते हैं, उस तरह का गणतंत्र वहां नहीं। आज जो इसका कंसेप्ट है वह बिल्कुल दूर दूर से कोई नाता नहीं। लेकिन ये है कि एक तरह की समझदारी तो है। जितने आसपास के मुखिया या कबीलाई सरदार है, तो कबीले के प्रमुख को तो, गण प्रमुख को राजा कहा ही जाता, उसमें कोई हर्ज नहीं। तो ये राजाओं उसमें दिखलाया गया है कि इसमें 7,707 राजा बैठे। 7,707 राजा कहाँ से है? गंगा पार हिमालय की तराई तक भी चले जाए तब भी 7,707 राजाओं की व्यवहारिक दृष्टि से नहीं है। वे मुखिया थे, अपने अपने कबीले के मुखिया थे या गण के मुखिया, लेकिन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो ये था। ये मामूली बात नहीं है, उसके महत्व को हमने कम कर दिया। वे एक जगह मिलते थे, आपस में विचार विमर्श करते थे और समस्याओं का वहां पर निदान होता था। तो ये आधुनिक काल में जो रिपब्लिक है उसकी पूर्व पीठिका तो जरूर है। उन्हें समझदारी थी कि मिलजुल कर हम काम कर सकते। कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई इसलिए कि जिस जमाने में ये बात लिखी जा रही थी उस समय लिखना जरूरी था। वज्जी गणराज्य गौतम बुद्ध के समय एक ताकतवर राज्य के तौर पर उभर रहा था, लेकिन अजात शत्रु के हमले के बाद वज्जी का पतन शुरू हुआ और आखिर में ये मजबूत गणराज्य मगध के अधीन हो गया। उस समय सिर्फ विदेह और वज्जी ही नहीं, अंग राज्य भी पनप रहा था, जिसका इतिहास विदेह से भी पुराना माना जाता है और जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक एक ताकतवर साम्राज्य के तौर पर उभर चुका था। अंग का महत्व इसलिए था कि वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न था, रिवर ट्रेड की सहूलियत थी, इसलिए वो काफी प्रॉस्पेरस राज्य था। तिताक्षु से लेकर कर्ण तकरीबन 25 शासकों ने अंग पर राज किया। एक समय ऐसा आया जब अंग और मगध सत्ता के संघर्ष में लड़ते रहे और मगध और अंग के बीच झगड़ा होने का प्रमुख कारण यही था कि मगध अपने पड़ोस में किसी शक्तिशाली राज्य को देख नहीं सकता था, प्लस वहाँ की जो इकोनॉमिक स्थिति थी उस पर अधिकार करना चाहता। ब्रह्मदत्त अंग साम्राज्य के आखिरी राजा रहे, जिसकी बिंबिसार ने युद्ध में हराकर हत्या कर दी थी। ब्रह्मदत्त की मौत के बाद अंग राज्य का अंत हुआ और उसे भी मगध में सम्मिलित कर लिया गया। अंग का आरंभिक इतिहास बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन मगध के साथ उसका संघर्ष हुआ था और उस संघर्ष में बिंबिसार ने मगध के राजा ब्रह्मदत्त की हत्या करके अंग को अपने अधीन कर लिया। मगध एक ताकतवर, संयोजित और संगठित प्रणाली वाला साम्राज्य, स्ट्रॉन्ग, ऑर्गेनाइज्ड, कोहेसिव, 16 महाजनपदों में से एक, सर्वश्रेष्ठ
कहलाने वाला साम्राज्य, जिसके बारे में बौद्ध और जैन धर्मशास्त्रों में काफी विस्तार से लिखा गया है। प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व से जन्म लेने वाला मगध आगे चलकर भारत के इतिहास को लिखने वाला। तो 1000 बीसी में आयरन की जो है वो डिस्कवरी हो गई, और ये जो एरिया है वो बहुत ही इनरिच्ड है आयरन को लेके। उसके बाद इसकी अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखें, ज्योग्राफी की बात करें तो नेचुरली फॉर्टिफाइड, तो उस ऊपर से गंगा रिवर का मौजूद होना, जिसकी वजह से इनकी फर्टिलिटी, जो एल्यूवियल सॉइल का प्रेजेंस है, इनके एग्रीकल्चर को काफी ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जाता है। तो ये सब जो नेचुरल इनके रिसोर्सेस हैं, जो फोर्टिफिकेशन हो गया, गंगा रिवर हो गया, इसके अलावा आयरन की मौजूदगी और भी मिनरल्स की मौजूदगी है। बट आयरन उस समय में एक रिवोल्यूशन का फेज लेके आ रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर के सेक्शन में हो या फिर पॉलिटिक्स के सेक्शन में। हर सेक्शन आयरन की वजह से जो फ्लरिश कर रहा है। तो इस वजह से मगध जो है वो बाकी सारे जनपद को हरा के वो पावरफुल इतना बना। उसका एक वन ऑफ द रीजन ये भी था कि हर्यांक वंश से लेकर शिशुंग और उसके बाद नंद और आखिर में मौर्य वंश, हर एक ने मगध की स्थापना से लेकर विस्तार में अहम योगदान निभाया। जिस समय हम लोग 16 महाजनपदों की बात करते हैं, उस समय से 100 से ज्यादा जनपद पूरे देश में मौजूद थे, लेकिन हम लोग जो बात करते हैं सिर्फ 16 महाजनपद, क्योंकि ये उभर कर ऊपर आया और उसमें धीरे धीरे वे लोग बड़े जनपद के रूप में तब्दील हो गए थे। इन जनपदों में भी आपसी संघर्ष होता रहता था। कोई एक समय जो जनपद मजबूत है वह जनपद बाद में कमजोर हो जाता था। इसी तरह से जो महाजनपद शुरुआत में मजबूत रहे, बाद में जाकर वो कमजोर हो गए और आपस में इन लोगों का संघर्ष होता रहता था। आप प्रायः देखेंगे जो बगल के जनपद थे, जैसे अंग का बगल में मगध था, बज्जी का कौशल था, ऐसे ही जो काशी का कौशल था, बज्जी का मल था, ऐसे करके कई जनपद थे। तो इन जनपदों में आपस में संघर्ष होता रहता था। जो मजबूत होता था वो विजयी हो जाता था। वैदिक और ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक मगध की शुरुआत होती है हर्यांक वंश से, जिसने ग्रामक प्रणाली के तहत अपना राजपाट नियोजित किया। ग्रामक ग्राम सभा की मुखिया, जिसके अधीन सभा और महामात्र अधिकारी स्थानीय शासन को चलाया करते थे। पाटलिपुत्र की राजधानी बनने से पहले राजगृह यानी आज के राजगीर मगध की राजधानी हुआ करती थी। बिंबिसार, जिसका बौद्ध और जैन शास्त्रों में बड़े आदर के साथ नमन लिया जाता है, मगध के राजनैतिक विस्तार के साथ साथ बिंबिसार ने शासन में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर भी काम किया। माना जाता है कि मगध के शुरुआती साम्राज्य का वो बेहद स्वर्णिम दौर था। जैन धर्म की परंपरा के अनुसार बिंबिसार को श्रेणिका का दर्जा दिया गया। ये भी कहा जाता है कि जैन धर्म के प्रचार में बिंबिसार की एक अहम भूमिका रही, लेकिन साथ ही बिंबिसार को गौतम बुद्ध का भी अनुयायी बताया जाता है। बौद्ध परंपरा के मुताबिक राजा बिंबिसार का जिक्र कुछ बौद्ध सुत्ता में भी किया गया है। बिंबिसार का तकरीबन 3 दशकों तक राज रहा। कहा जाता है कि उस दौरान मगध एक असरदार, एक प्रभावशाली साम्राज्य, या कह सकते हैं कि जो अर्लीस्ट फॉर्म, जो शुरुआती एक फॉर्म हो सकती है नेशन स्टेट की, वो मगध की उभरना शुरू हो गई थी। अपने प्रशासन, अपने राज को और असरदार बनाने के लिए जहां बिंबिसार ने लिच्छवी और कौशल के साथ जो उनके पड़ोसी राज्य रहे उनके साथ संधियां की, तो वहीं अंग को हराकर अपनी पूरी किंगडम है उसका विस्तार किया। ठीक मेरे पीछे ये साइक्लोपियन वॉल्स ये गवाह हैं कि किस तरीके से उस टाइम पर जो साम्राज्य हुआ करते थे, जो एक किंगडम्स हुआ करती थी, अपने को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह की दीवारें बनाया करती थी। तकरीबन 600 बीसी यानी 600 ईसा पूर्व में बनना शुरू हुई और 400 ईसा पूर्व में ख़त्म हुई। 200 साल लगे इस दीवार को बनने के लिए। राजगीर की ये साइक्लोपियन वॉल, ये सिर्फ हम हिंदुस्तान में ही नहीं देखते हैं, बल्कि जो पुरातन ग्रीक और रोमन जो साम्राज्य रहे हैं वहाँ पे भी इस तरह की फोर्टिफिकेशंस हमें देखने को मिलती हैं। एक स्ट्रेटेजिक फोर्टिफिकेशंस इनको समझा या कहा जा सकता है। मगध के विस्तार के साथ साथ राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं का भी विस्तार हो रहा था और बिंबिसार
इसी का शिकार हुआ। दस्तावेजों के मुताबिक बिंबिसार को उनके ही पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बनाकर मगध की गद्दी छीन ली और फिर दौर शुरू हुआ अजातशत्रु का। अजातशत्रु एक काफी महत्वाकांक्षी शासक था। वो दिग्विजय की नीति अपनाना चाहता था, इसलिए उसने अपने आप को काफी मजबूत किया और अंग के साथ तो बिंबिसार ने ही वो उसको पर अधिकार कर लिया था, लेकिन अजातशत्रु का अटेंशन मेनली नॉर्दर्न बिहार की तरफ पड़ा। नॉर्दर्न बिहार में लिच्छवी संघ या विज्जी संघ जिसको कहते हैं, अनेक गणराज्यों का वो एक संगठन था या समूह था। तो लिच्छवी अपनी शक्ति काफी बढ़ा रहे थे और अजातशत्रु अपने पड़ोस में किसी शक्तिशाली राज्य को नहीं देख सकता। लिच्छवी वाले हमेशा मगध पर आक्रमण किया करते थे। गंगा नदी दोनों के बीच की विभाजक रेखा थी, तो वहां से पार करके यहाँ चले आते थे और यहाँ लूटपाट मचाया करते। तो लिच्छवियों में और अजातशत्रु के बीच एक लंबा युद्ध चला। इसी युद्ध के अवसर पर, युद्ध के कुछ पूर्व, अजातशत्रु ने पाटली ग्राम, जो आज बाद में चल करके पाटलिपुत्र और पटना कहलाया, वहां पर एक दुर्ग का निर्माण किया, जहां से वो आसानी से लिच्छवियों से युद्ध कर सके। काशी और साथ में कई छोटे बड़े राज्यों को हराकर अजातशत्रु ने मगध को और भी ज्यादा मजबूत और विस्तृत किया। इसी विस्तार का सबसे अहम पड़ाव था पाटलिपुत्र, एक नया शहर जिसकी स्थापना अजातशत्रु ने साल 490 ईसा पूर्व की। एक कामयाब और मजबूत शासक होने के साथ साथ अजातशत्रु गौतम बुद्ध और महावीर दोनों का अनुयायी बताया जाता था। खास बात यह है कि अजातशत्रु के ही राज में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल यानी प्रथम बौद्ध परिषद की स्थापना यही राजगीर के सपकर्णी गुफाओं में हुई थी। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अजातशत्रु ने उनके लिए एक स्तूप की भी स्थापना की और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल यानी प्रथम बौद्ध परिषद में वो खुद भी शामिल हुए थे। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उनके पुत्र उदयन ने कार्यभार संभाला। हालांकि धार्मिक दस्तावेजों में अजातशत्रु के उत्तराधिकारी को लेकर एक से ज्यादा विवरण हैं, लेकिन इस बात पर सहमति है कि अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने, जिसे उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है, मगध की राजधानी राजगीर से बदलकर पाटलिपुत्र में स्थापित की थी। जिस समय अजातशत्रु किले का निर्माण करवा रहा था, वो नालंदा से चलते हुए वैशाली जाना चाह रहे थे, तो वो पाटलिपुत्र होते हुए गए और उन्होंने उस दुर्ग को बनते हुए देखा। तो उन्होंने अपने शिष्य आनंद से इसके विषय में पूछा। आनंद ने बतलाया कि मगध सम्राट अजातशत्रु बनवा। बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी, 3 भविष्यवाणियां की थी। यह स्थान अग्रनगर या नगरों में प्रमुख नगर बनेगा, लेकिन आग, पानी और आपसी विद्वेष के चलते यह नगर नष्ट हो जाएगा। बुद्ध की भविष्यवाणी बहुत आगे चल करके वो सही हुई और इन 3 कारणों ने पाटलिपुत्र के पतन में महत्वपूर्ण योगदान। पाटलिपुत्र 5 नदियों के संगम पर बसा। एक तो पुनपुन इधर से आकर मिलती है, उधर सोन नदी है। सोन नदी उस समय गार्डिनर रोड, पटना में जो है गार्डिनर रोड हॉस्पिटल, वहां से होते हुए बांस घाट के किनारे गंगा में मिलती है। इस बात का जिक्र हमको ह्वेनसांग और फाहियान के यात्रा विवरण से मिला। तो 5 नदियों में 2 इधर हो गए तो 3 हो गया, और उधर गंडक बिल्कुल हम लोगों के सामने ही में है, गंडक दिखाई भी पड़ता है। और एक थोड़ा पीछे है सरजुग नदी। सरजुग नदी भी
बहुत दूर यहाँ से है नहीं, तो 5 नदियों का संगम, उस समय व्यापार का तो यही माध्यम ही था, जलमार्ग ही था, तो जलमार्ग का मिलन यही होता था, इसलिए इसका बहुत महत्व था। और गौतम बुद्ध ने जो भविष्यवाणी की थी कि एक दिन यह नगर बहुत बड़ा केंद्र बनेगा, तो सचमुच में साबित हुआ कि यह नगर बना। तो उसमें निश्चित रूप से आप जो इशारा कर रहे हैं उसमें व्यापार की भूमिका बहुत अधिक होगी, और इसी के कारण हम देखते हैं कि जो विभिन्न संप्रदायों का उद्भव हुआ था वे सब भी पाटलिपुत्र में रह रहे हैं और उन्हें भी प्रश्रय मिल रहा है। जैन धर्म वाले, बौद्ध धर्म वाले, सब लोग। ईसा पूर्व साल 444 में उदयन के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन थे, इस पे कई अलग अलग तरह के विवरण हैं। बुद्धिस्ट धर्म के दस्तावेज के हिसाब से उदयन के बाद अनिरुद्ध ने सत्ता संभाली, तो वहीं एक वर्जन ये भी है कि उदयन के बाद हर्यंका वंश का पतन शुरू हो गया, जिसके बाद शिशुंग साम्राज्य ने एक तरह से मगध की सत्ता संभाली। मगध वंश के अंतर्गत मगध जो साम्राज्य था उसके अंतर्गत कई डायनेस्टी आए और क्रमिक डायनेस्टी महत्वपूर्ण डायनेस्टी रहे। जैसे पहला वंश जो आया उसे हम लोग हर्यक वंश के नाम से जानते हैं, जो बिंबिसार के नेतृत्व में आगे बढ़ा, अजातशत्रु, उदयन आए। बाद में नाग दशक वह शासक था जो कि सबसे अंतिम शासक माना जाता है हर्यक वंश का, और उसकी हत्या करके शिशुनाग ने एक नए डायनेस्टी की स्थापना की। बाद में शिशुनाग के वंशज आए और उनके द्वारा साम्राज्य को आगे बढ़ाया गया। प्राचीन भारत के एक योग्य और कामयाब शासकों में गिने जाने वाले शिशुंग ने मगध के विस्तार और शक्तिकरण में एक जरूरी योगदान निभाया। अवंती राज्य के प्रद्योत वंश से गठजोड़ संधि कर शिशुंग ने अवंती को मगध में मिलाया और वैशाली के बाद पाटलिपुत्र से शासन की बागडोर संभाली। शिशुंग के पुत्र और उनके उत्तराधिकारी कालशोफ ने वैशाली में दूसरे बौद्ध परिषद यानी कि सेकंड बौद्धिक काउंसिल का आयोजन किया था। ये आयोजन इस लिहाज से भी खास है क्योंकि ये गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 सालों बाद आयोजित किया गया कोई बुद्धिस्ट काउंसिल यानी बौद्ध परिषद था। कलशोक के बाद सत्ता उनके 10 उत्तराधिकारियों में बंटना शुरू हो गई और यहीं से पतन हुआ शिशुंग वंश का, और साथ ही उदय हुआ नंद वंश का, जिसके काल में मगध एक राजनैतिक और सैन्य शक्ति बनकर उभरा। नंद वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक महापद्म नंद ही हुआ और इसने साम्राज्य का विस्तार किया, अपनी सेना मजबूत की, आर्थिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, ये सभी कार्य उसने किए। इस वंश का अंतिम राजा धनानंद, जिसको धनानंद भी कहते हैं, वो सिकंदर का समकालीन। जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध में धनानंद का शासन था। राजा महापद्म से शुरू हुआ नंद वंश अपनी आर्थिक शक्ति और प्रशासनिक प्रणाली के लिए भी जाना जाता है। तकरीबन 23 सालों तक सत्ता में रहने के दौरान नंद काल में मगध में कई स्तरों पर सुधार हुआ, खास तौर पर नई मुद्रा के साथ साथ नए टैक्स सिस्टम का भी, या कहें नए कर प्रणाली का। लेकिन धनानंद काफी अधिक धनी होने से, धनानंद नाम से ही पता लगता है, काफी अधिक धनी होने के बावजूद जनता में अलोकप्रिय, तो उसे एक क्रूर शासक माना जाता था। जनता पर विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाता था, उन पर अत्याचार करता, तो जनता उससे उबी हुई थी और उसको हटाना चाहती थी। इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की एंट्री होती। अब चाणक्य पाटलिपुत्र में रहने वाला एक ब्राह्मण था, तक्षशिला से उसने शिक्षा प्राप्त किया था और नंद दरबार में वो कुछ पोजीशन पाने के लिए या कुछ सम्मान पाने के लिए गया।
लेकिन धननंद ने उसको अपमानित करके दरबार से निकाल दिया। इससे वो काफी क्षुब्ध हुआ और उसने प्रतिज्ञा की, कहा जाता कि उसने प्रतिज्ञा मानी। तो काफी अपमानित उसने महसूस किया, प्रतिज्ञा की कि मैं नंदों का समूल नाश करूंगा। नंद काल में मगध में बौद्ध और जैन धर्मों को जहां खास दर्जा दिया गया, वहीं कई और धर्मों के अनुयायियों का भी जिक्र हुआ है, खासकर पुरातन वैदिक धर्म और आजीविका फिलॉसफी। एक समय अलेक्जेंडर यानी सिकंदर की सेना को लोहा देने वाला नंदा साम्राज्य अब अपने डिक्लाइन पर, अपने बिखराव पर था। वजह बहुत थी, जैसे कि टैक्स सिस्टम, कर नीति, अलोकप्रिय फैसले, जनता में ही उनके अपने लोग जो है काफी अनपॉपुलर हो चुके। और एक सहमति ये भी होती है कि जो आखिरी उनके वंशज थे नंदा साम्राज्य के, धननंदा, वो बहुत ज्यादा अलोक। नंदा साम्राज्य गिरता गया और इस तरह दरवाजे खुले सत्ता के लिए मौर्य साम्राज्य। आखिरकार कैसे चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य साम्राज्य मगध की बागडोर संभालता है, हम देखेंगे टॉकिंग हिस्ट्री के अगले एपिसोड में। थैंक यू, सी यू सून, गुड बाय।